का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। तो विंडो का मतलब होता है कि आपके पास वो मल्टीपल पैकेट्स सेम टाइम पे ट्रांसमिट या रिसीव हो रहे हैं, हालांकि अभी तक एक्नॉलेज नहीं हुए, यानी कि आप पाइपलाइनिंग कर रहे हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये विंडो बनी हुई यहाँ पे आ रही है, तो इसमें 5 पैकेट्स इकट्ठे ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी एक्नॉलेज नहीं हुए। तो आप वो RTT से डिफरेंटली काम कर रहे हो, आप पाइपलाइन कर रहे हो यहाँ पे। इसी तरह रिसीवर साइड पे आपके पास एक विंडो हुआ करेगी। तो सपोज करो यहाँ पे देखो, आपके पास ये रिसीवर साइड की जो विंडो है, हाल ही यहाँ पे एक पैकेट की है। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे एक वक्त में एक ही पैकेट रिसीव कर सकता है रिसीवर। तो ट्रांसमीटर आपका 5 पैकेट ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन रिसीवर एक वक्त में एक ही करेगा आपका। तो इसका मतलब कि अभी ये वेट कौन से पैकेट का कर रहे हैं, जीरो वाले पैकेट का वेट कर रहा है रिसीवर आपका। तो अब अगर इसको पैकेट नंबर 1 मिलता है खाली और पैकेट 0 नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर सेंड कर देगा, लेकिन 1 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको पहले यहाँ पे ये इसकी विंडो में पैकेट 1 नहीं आ रहा, खाली पैकेट 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास सिनेरियो था यहाँ पे गो बैक एंड के अंदर। लेकिन अगर हम सिलेक्टिव रिपीट के अंदर हम क्या करते हैं, इस विंडो का साइज बड़ा कर देंगे। तो इस दफ़ा क्या होगा कि अगर आपके पास 1 आ जाए और 0 ना पहुंचे आपके पास, तो 1 आपके पास इसके अंदर विंडो के रिसीव हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन विंडो आगे मूव नहीं करेगी। तो जब तक 0 नहीं आपके पास आता, विंडो आगे मूव नहीं करेगी। तो ये भी आपके पास टेम्परेरी स्टोर रहेगा यहाँ पे। तो और जब आपके पास 0 आ जाएगा, तो विंडो मूव करके 2, 3, 4, 5, 6 पे आ जाया करेगी। तो इस तरह से इसमें विंडोज मूव कर रही होती हैं। तो गो बैक एन के अंदर हमने देखा है यहाँ पे कि आपके पास हमेशा यहाँ पे रिसीवर विंडो का साइज 1 होगा और ट्रांसमीटर विंडो का साइज n होगा। लेकिन SR के अंदर सिलेक्टिव रिपीट के अंदर ट्रांसमीटर विंडो रिसीवर विंडो दोनों का साइज यहाँ पे n होता है। तो इसका मतलब है कि SR के अंदर आपको क्या चीज़ अलाउ होती है कि अगर आपके पास कोई पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर भी आ जाए, तब भी आप उसको बफर कर लोगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे रिसीवर विंडो का साइज बड़ा है और यहाँ पे रिसीवर विंडो का साइज खाली 1 था। तो यहाँ पे आप बफर नहीं करोगे, उसको एक्नॉलेज कर दोगे, लेकिन अपने पास स्टोर नहीं करोगे। तो यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली ऑर्डर फॉलो करते हो, लेकिन SR के अंदर हम ये काम नहीं करेंगे। तो इसलिए गो बैक इन बर्स्ट नॉइज़ के लिए बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा और एसआर आपकी रेंडम नॉइज़ के लिए परफॉर्म करेगा बेहतर। तो आज हम ऐसे करते हैं, हम टीसीपी को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मली, फिर देखते हैं कि टीसीपी का बिहेवियर कैसा है। टीसीपी एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है, तो हम इसको बिट्स एंड पीसेस में देखेंगे यहाँ पे। तो सब चीज़ों को हम इकट्ठा एक डायग्राम में नहीं यहाँ पे इसके केस में कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी आपके पास सीक्वेंस नंबर हुआ करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस नंबर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो इसके सीक्वेंस नंबर आप पैकेट को नहीं दे रहे यहाँ पर, बल्कि आप हर बाइट को एक सीक्वेंस नंबर असाइन कर रहे हो। तो उसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक पैकेट के अंदर 5 बाइट्स हैं, तो जो पहला बाइट होगा आपका, उसको आप सीक्वेंस नंबर यहाँ पे कह दोगे, क्योंकि पांचों के पांचों बाइट्स आपके इकट्ठे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो पहले को आप सीक्वेंस नंबर कहोगे, तो अगले पैकेट के अंदर का मतलब है कि आपने 5 प्लस करना है, इसके अंदर 5 बाइट्स को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसके अंदर सीक्वेंस नंबर का कॉन्सेप्ट और डिफरेंट है। तो ऐसा करते हैं, इसके हम डायग्राम बना के यहाँ पे देखते हैं कि सीक्वेंस नंबर का मतलब क्या है। अभी तक हम यहाँ पे देख रहे हैं सीक्वेंस नंबर जो होते हैं वो पैकेट के नंबर्स होते हैं। तो सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ पे कोई सीक्वेंस नंबर अगर मैंने यूज करने हैं, तो मेरे पास यहाँ पे वो पैकेट्स के नंबर यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो अभी तक मेरे पास था कि सीक्वेंस नंबर्स होते हैं फॉर एवरी पैकेट, लेकिन टीसीपी में क्या होगा, इसमें होगा कि सीक्वेंस नंबर होगा हर बाइट के लिए, फॉर एवरी बाइट। अब अगर एक पैकेट के अंदर सपोज करो हमारे पास 5 बाइट्स आते हैं, तो इस पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर जो हम लगाएंगे, वो बेसिकली फर्स्ट बाइट का कोड होगा। तो मैं कहता हूँ कि इस पैकेट को मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे 0 सीक्वेंस नंबर दे देता हूँ मैं इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट पैकेट आएगा आपके पास अगला फिर 5 बाइट्स का, तो इसका सीक्वेंस नंबर अब 5 होगा। तो उसका मतलब कि 1, 2, 3, 4 जो है हम स्किप कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो जो थे 4 वो बाइट्स इसके अंदर रह गए पिछले पैकेट के अंदर। तो ये पैकेट नंबर 1 के अंदर हमने ये किया, और पैकेट नंबर 2 का सीक्वेंस नंबर आपका 5 से स्टार्ट होगा, 2 से 1 नहीं होगा यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे आप स्किप करते जा रहे हो कुछ सीक्वेंस नंबर्स, क्यों? तो पैकेट के अंदर हम उनको यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टीसीपी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के सीक्वेंस नंबर्स हम यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे। तो एक तो ये सीक्वेंस नंबर का डिफरेंस आ गया। तो पहले हम क्या करते आ रहे थे, हम आरडीटी के अंदर 0 या 1 को ऑसिलेट करते थे। गो बैक एन के अंदर हम क्या करते थे, डिफरेंट सीक्वेंस नंबर असाइन करते थे डिफरेंट पैकेट्स को। और उसके बाद फिर हमने एसआर में क्या किया था, हमने कोई एक लिमिट रखी हुई थी 100 नंबर्स तक। उसके बाद हम रिसाइकलिंग करते हैं उनकी कि 0, 1, 2, 3, 4, 100 तक जाएंगे, उसके बाद दोबारा 0 कर देंगे। लेकिन टीसीपी के अंदर क्या हो रहा है, हमें डिफरेंट अप्रोच है आपकी कि हर बाइट को आप असाइन कर रहे हो,
तो आपके पैकेट का सीक्वेंस नंबर वही होगा जिसके फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर होगा यहाँ पे। तो जो आपके पैकेट का साइज होगा इतने हिसाब से आप स्किप करते जाओगे अपने सीक्वेंस नंबर। तो यूं ये सीक्वेंस नंबर्स काम करते हैं टीसीपी के अंदर यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर अगली चीज हम देखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर फर्स्ट चीज ये है कि आप एक्नॉलेजमेंट में आप क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, जो कि हमने गो बैक एंड के अंदर देखा था, वैसे परफॉर्म करता है। लेकिन जो डिफरेंट चीज है यहाँ पे कि आप इसके अंदर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है आपका, वो वाला पैकेट का नहीं है, वो वाले बाइट का नहीं होता जो आप रिसीव कर चुके हो, बल्कि इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर उस बाइट का होगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आएगा आपके पास। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम अगर भेजते हैं कोई, तो जो हमें भेजा होता है हम उसको एक्नॉलेज करते थे पहले। लेकिन टीसीपी के अंदर क्या कह रहे हैं कि जो अभी नेक्स्ट आना चाहिए आपके पास एक्सपेक्टेड जो है, हम उसको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं इसके अंदर। टोटली डिफरेंट यहाँ पे ये अप्रोच है यहाँ पे। तो इसकी एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है यहाँ पे। थर्ड चीज फिर आती है कि इसके अंदर जो आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स आते हैं आपके पास, कि अगर जीरो के बाद अगर चार आप स्किप कर दो फिर फिफ्थ आ जाए आपके पास, तो टीसीपी इसके बारे में क्या कहता है। तो टीसीपी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है कि ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ये हैंडल करते हो, कि आउट ऑफ ऑर्डर या आपके पास सेगमेंट्स या ये बाइट्स आते हैं, उनको आपने कैसे हैंडल करना है। तो इसके ऊपर वो रूल्स नहीं डिफाइन कर रहा है, ये वेरी कर सकता है यहाँ पे। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम एक सिंपल एक डायग्राम देखते हैं और इसको यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सपोज करो कि आपके फर्स्ट कंप्यूटर ने एक पैकेट सेंड किया, उस पैकेट में खाली एक ही बाइट है, और वो बाइट क्या है, वो सी कैरेक्टर्स से सेंड किया है यहाँ पे। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, सी का आस्की कोड बेसिकली ट्रांसमिट हो रहा होगा, और इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर क्या है यहाँ पे 42, और पे एक्नॉलेजमेंट नंबर है 79, और डेटा इज इक्वल टू सी है यहाँ पे। अच्छा, अब इसका मतलब है कि सीक्वेंस 42 का मतलब क्या है कि ये सी का जो बाइट है आपका, इसमें सिर्फ एक ही बाइट है, क्योंकि ये एक ही बाइट पैकेट में जा रहा है। तो इसका जो पहला बाइट का सीक्वेंस नंबर 42 है यहाँ पे, तो वही पैकेट का सीक्वेंस नंबर भी होगा। फिर एक्नॉलेजमेंट 79 का मतलब है कि अब जो जवाब आएगा आपके पास बी की तरफ से, उसका सीक्वेंस नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 79 होना चाहिए। हो कुछ भी सकता है, कि हो सकता है कोई पुराना पैकेट आ जाए आपके पास 78 आ जाए, या कोई एक आध लॉस पे आ जाए, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 79 वाला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एज्यूम करो कि प्रॉपरली रिसीव हो जाता है यहाँ पे बी के पास। अब बी जो रिप्लाई करेगा इसको, अब बी सीक्वेंस नंबर यूज करेगा यहाँ पे 79, क्योंकि इसकी यहाँ पे ये वाली सीरीज चल रही है, तो ये वही है जो ऊपर वो एक्सपेक्ट कर रहा था। अब फिर यहाँ पे देखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखा है, 43। अब ये बी जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ए का जो जवाब आएगा उसका नंबर यहाँ पे 43 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 42 वो यूज कर चुके हैं और उसके अंदर एक बाइट था। तो अगला अब यहाँ पे 43 नंबर की सीरीज यहाँ पे आनी चाहिए। और इसने क्या किया, इसने जवाब के अंदर जवाब पे दोबारा एको बैक कर दिया सी कैरेक्टर यहाँ पे। तो उसने सी वापस सेंड कर दिया यहाँ पे। तो ए के पास दोबारा सी एको होके यहाँ पे आ गया। अब ए ने इसको क्या किया, दोबारा एक्नॉलेज किया। तो उसने सीक्वेंस नंबर क्या यूज किया, 43, एग्जैक्टली वही सीक्वेंस नंबर जो ऊपर वो एक्सपेक्ट कर रहा था एक्नॉलेजमेंट के अंदर। और यहाँ पे उसने एक्नॉलेज क्या किया यहाँ पे 80। इसका मतलब है कि अब अगला जो आपके पास यहाँ पे आएगा बी की तरफ से जब पैकेट आएगा, अगर कभी आया तो उसका सीक्वेंस नंबर 80 होना चाहिए। तो उसका मतलब है सर कि इनको जी जी सर ये एको बैक का मतलब क्या है? एको क्या मतलब है कि आपने किसी एक कंप्यूटर को सी सेंड किया, तो उसने जवाब में भी आपको सी वापस सेंड कर दिया। तो इसको हम कहते हैं एको बैक करना। यानी क्लाइंट जो चीज सेंड करता है सर्वर को, सर्वर वही चीज वापस सेंड कर रहा है क्लाइंट को, जिसको हम कहते हैं एको बैक करना। तो उसने भी जवाब में यही डेटा उठा के वापस भेज दिया है। तो फिर हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ये एक लिंक बनता है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर में और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर के दरमियान में, कि अगर देखो आप तो कि आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आता है आपके पास, अगले रिप्लाई में सीक्वेंस नंबर वो वाला होना चाहिए यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर 43 लिखा हुआ है तो अगला सीक्वेंस नंबर 43 होगा। अगर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर 79 लिखा हुआ है तो अगला सीक्वेंस नंबर यहाँ पे 79 होगा। अच्छा, अगर हम इसको अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, अगर मैं कहता हूँ कि इस सिनेरियो को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे सी की बजाय दो सी भेज देता हूँ, डबल डुप्लीकेट सी भेज दिए यहाँ पे, तो अब बताओगे क्या मुझे क्या चीज मॉडिफाई करनी चाहिए अगली स्टेप के अंदर यहाँ पे। सर तो अब फर्स्ट हम में 2 ऐड करेंगे ना? जी 2 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या क्या चीज मॉडिफाई करूँ, 79 को मॉडिफाई करूँ, 43 को मॉडिफाई करूँ। 79 को मॉडिफाई नहीं करेंगे, 43 को करेंगे, 44 कर देंगे।
जी एग्जैक्टली, इसको 44 कर देंगे क्योंकि इस दफा आपका दो दो सीक्वेंस नंबर अंदर यूज हो गए आपके उस पैकेट के अंदर। फिर उसने एको बैक भी सपोज करो सी एको बैक कर दिया यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ कि अब मैं यहाँ पे क्या मॉडिफाई करूंगा अगली लाइन के अंदर यहाँ पर। हम सर सर सीक्वेंस को इसमें 44 कर वो करेंगे 81 कर देंगे एक्नॉलेजमेंट को, और सीक्वेंस को भी 44 कर देंगे। अच्छा, आप कह रहे हो कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हम 81 एक्सपेक्ट करेंगे, अगला उसके बाद ठीक हो गया, सीक्वेंस को भी हम यहाँ पर 44 कर देंगे। तो ये आपके पास ये चेंज होकर आपके पास इस तरह यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी कि आपने पहले 42 से सीक्वेंस नंबर स्टार्ट किया, एक्सपेक्ट आप 79 कर रहे हो तो 79 ही होना चाहिए आगे, डेटा सीसी यानी कि 2 सीक्वेंस नंबर आपने यूज कर लिए यहाँ पे। तो अगली बार अब आपके पास 44 होना चाहिए, तो यही वाक्य में 44 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसने भी 2 कंज्यूम कर लिए। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्ट करेगा 81 एक्सपेक्ट करेगा और यहाँ पे 44 आ जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे काम करते हैं। तो इसके सीक्वेंस नंबर 1 से इंक्रीमेंट नहीं होते, बल्कि डिपेंड करता है कि आपके पैकेट के अंदर कितने बाइट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से सीक्वेंस नंबर ये कंज्यूम करता है यहाँ पे। तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर भी डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर वो उन पैकेट्स का नहीं होता जो आपको मिल गए हुए हैं, या उन बाइट्स का नहीं होता जो आपको मिल गए हुए हैं, बल्कि जो आपके पास नेक्स्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है उनका वो भेज रहा होता है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है इस टीसीपी वाले प्रोटोकॉल के अंदर। अच्छा, फिर एक चीज़ आती है इसके अंदर टाइम आउट का कॉन्सेप्ट भी है, जो कि हम पहले देख चुके हैं, आप गो बैक एंड के अंदर सिलेक्टिव रिपीट के अंदर देख चुके हैं, वही टाइम आउट इसके अंदर भी हुआ करेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइम आउट जो होगा वो आरटीटी के साथ लिंक्ड होता है यहाँ पे। अगर आपका टाइम आउट बहुत छोटा नंबर रखा होगा हमने, तो क्या होगा, बड़ी जल्दी टाइम आउट हो जाया करेगा आपका, तो फौरन से टाइम आउट हो जाएगा और बार बार रीट्रांसमिट हो रहा होगा, हालांकि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। लेकिन अगर आपने टाइम आउट बहुत लंबा रखा हुआ है, बहुत बड़ा नंबर यूज किया हुआ आपने, फिर क्या होगा, तो अगर पैकेट लॉस आता है तो बहुत देर के बाद रीट्रांसमिट किया करेगा, यानी उसकी रिस्पॉन्स जो टाइम है बहुत स्लो हो जाएगा यहाँ पे। तो उसका मतलब है ना टाइम आउट हमने बहुत कम रखना है और ना टाइम आउट हमने बहुत ज्यादा रखना है। अच्छा, अब आप लोग बताओ कि टाइम आउट का नंबर क्या फिक्स्ड होना चाहिए या हर वक्त चेंज हो रहा हो? क्या हम ये नंबर फिक्स कर दें या कोई हर वक्त चेंज होता रहे? सर सही ये है आपने practice बताया पे। था ना, ये कनेक्शन की स्पीड से डिपेंड करेगा। जी जी एग्जैक्टली, कनेक्शन के हालात पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको फिक्स करेंगे तो वो तो हम बहुत ज्यादती कर रहे हैं, तो वो तो है नेटवर्क बहुत बुरी तरह परफॉर्म करेगा आपका, क्योंकि नेटवर्क तो हर वक्त चेंज हो रहा है। कभी एक राउटर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, फिर राउटर का रूट ही चेंज हो जाएगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपका, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैकेट के लिए थर्ड रूट यूज हो रहा हो, तो राउटर्स भी डायनेमिकली परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, डायनेमिक रूट्स बनते हैं आपके। तो हमें भी चाहिए कि हम अपना टाइम आउट भी टाइम जो होता है वो भी आप डायनेमिकली मॉडिफाई करते रहें। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेजर करेंगे कि हमारे पास अभी लास्ट पैकेट का क्या आरटीटी वाला टाइम आया है, और उसकी बेस पे हम फिर ये टीटीएल यानी टाइम आउट सेट किया करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमें ये सैंपल्स कहाँ से मिलेंगे, जो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि अभी जो लास्ट हमारे पास सैंपल आया वो कहाँ से मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर पिंग डॉट सीएमडी खोल के पिंग वाला काम करके देखते हैं दोबारा से। अच्छा, पिंग के अंदर एक ऑप्शन होती है आपके पास यहाँ पे एन वाले की, यहाँ पर अगर आखिर में अगर आप लिख दो यहाँ पे एन लिख के कुछ नंबर लिखोगे, तो क्या करता है कि वो इतनी दफा पिंग करेगा, यानी कि इतनी दफा वो 4 की बजाय 10 दफा कर लिएगा पिंग। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग आई एस टी डॉट डी डी डॉट पी के आगे स्लैश आगे आगे डैश एन करके 10 लिखता हूँ, यहाँ पे 10 टाइम्स वो पैकेट सेंड करेगा और हर दफा उसके रिप्लाई का वेट करेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस कमांड को चला के देखता हूँ। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये सारा डेटा यहाँ से उठा लेता हूँ और उसको हम यहाँ पे किसी यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं। वैसे पहली बात ये है कि उसने क्या किया है कि उसने कहा है कि यहाँ पर आपके पास रिप्लाई फ्रॉम 1116897 150, ये बेसिकली आईएसटी के वेब सर्वर का एड्रेस है, तो वो कह रहा है कि उसकी तरफ से रिप्लाई आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 किस्म के टाइम आउट्स होते हैं।
कि जब हम पिंग को यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक पैकेट हम भेजते हैं वहाँ पे सर्वर की तरफ, ठीक है? तो हम कुछ वेट करते हैं कि इतने टाइम के अंदर-अंदर उसको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए और फिर उसके बाद उसका रिप्लाई आता है यहाँ पे और फिर इस टाइम के डिफरेंस को हम यहाँ कंप्यूट करते हैं और उसको कहते हैं कि ये आपके पास जो टाइम डिफरेंस आएगा बेसिकली ये आपके पास सैंपल यहाँ पे सैंपल इसको हम कहेंगे सैंपल आपके पास जो आरटीटी होता है। तो हमने एक पैकेट भेजा, सर्वर को उसने रिप्लाई किया हमें, तो जो टाइम डिफरेंस आया भेजने के बाद से लेके अब तक उसको हम कहते हैं कि ये आपका बेसिकली आरटीटी है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आपके पास फर्स्ट केस में आरटीटी यहाँ पे आया है 84 मिलीसेकंड्स, उसके बाद आपके पास 65 मिलीसेकंड्स, उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिसीव नहीं हो सका, फिर उसके बाद 3 मिलीसेकंड्स आया, फिर 13 आया, 27 आया, 148, 57, फिर 148, फिर 103। इसका मतलब है कि आपका जो आरटीटी वाला टाइम है बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है और कुछ छोटा-मोटा वेरी कर रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे वेरी कर रहा है कि 84 से उठकर एकदम से अगर 3 मिलीसेकंड्स पे आ जाए तो बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। फिर 3 से उठ के अगर 148 पे अगर आ जाइए तो ये भी बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएंस है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि हमें इसके लिए कोई प्रॉपर कोई एक हमें एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम कोई एक नंबर यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत सारा वेरी कर रही है आपके नेटवर्क की यहाँ पे। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसके लिए मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, मूविंग एवरेज क्या होती है? कभी पढ़ा आपने ये सिग्नल्स के अंदर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट? एसएनएस में कभी यस आपने सर। पढ़ा हो? जी, अच्छा मूविंग एवरेज का ना होते मतलब क्या होता है, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास आके मैंने एक्स की मैंने मूविंग एवरेज निकालनी है, सपोज़ करो मेरे पास एक्स की कुछ वैल्यूज़ आती जा रही हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास आ रही है यहाँ पे 1 आया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 11, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 9, 11, फिर 13, फिर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब ये क्या करेगा यहाँ पे जब इस पर मूविंग एवरेज लगाओगे, अच्छा इन नंबर को हम इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, मैं कहता हूँ x0 जो होगा अब ये 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर है यहाँ पे, x1 जो होगा मेरे पास 3 होगा और x2 जो होगा मेरे पास वो इसके बाद जो अगला जो होगा 5 होगा, यानी कि मैं एसएनएस वाले टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अगर इसके ऊपर मूविंग एवरेज में अप्लाई करता हूँ तो उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं प्रीवियस वैल्यू को यूज़ करके फिर एक इसको स्मूथ आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एवरेज अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या किया करूँगा यहाँ पर, मैं कहूँगा कि मैं एक इसके एवरेज का एक नया वेक्टर डिफाइन करूँ y के नाम से, ताकि ना वो ओरिजिनल डेटा यहाँ पे करप्ट ना हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर हमने अगर टाइम 1 के ऊपर हमने मूविंग एवरेज निकालनी है, सपोज़ करो अगर टाइम 1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम जो प्रीवियस आपके पास यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि आपके पास x0 की जो वैल्यू है और आपके सॉरी आपके पास प्रीवियस जो y0 की वैल्यू है, जो कि अगर प्रीवियस जो एवरेज चल रही है यहाँ पे, और इसके अलावा जो करंट आपको जो डेटा मिले इस वक्त x का, उसको उन दोनों की एवरेज लेकर हम उन दोनों को कुछ डिफरेंट वेट्स असाइन करेंगे, उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे। तो इसका मतलब हम ऐसा स्टार्ट करते हैं कि हम कहते हैं टाइम 0 के ऊपर मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास जो मीन का फंक्शन है, मैं कहता हूँ मीन को मैं y कह रहा हूँ, तो मैं डिफाइन करता हूँ जो मीन है मेरे पास वो y है। तो मैं कहता हूँ टाइम 0 के ऊपर y0 जो है मेरे पास वो x0 के इक्वल होगा, यानी कि मैं कहता हूँ वो 1 इक्वल होगा। इसके ऊपर अभी एवरेज आप ले नहीं सकते हैं कि आपके पास एक ही नंबर है इस वक्त। ठीक हो गया। जब टाइम 1 की बारी आती है तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास 2 नंबर आ गए। अब मेरे पास x1 एक मेरे पास आ गया 3 और दूसरा मेरे पास पुराना एक y0 पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की मैं यहाँ पे एवरेज ले लूँगा, खास तरीके से एवरेज लूँगा, फिर मैं यहाँ से y1 कंप्यूट करूँगा। अच्छा, अब मैं ये एवरेज कैसे लूँगा? मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे में से कोई एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ कम इम्पोर्टेंट है। तो सपोज़ करो मेरे पास इस फॉर्मेट में 2 चीज़ें आ गई मेरे पास। एक मेरे पास प्रीवियस एवरेज की वैल्यू पड़ी हुई है, एक मेरे पास करंट आरटीटी की वैल्यू आई है, ये करंट एक्स की वैल्यू आई है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि जो आपके पास जो करंट जो वैल्यू आई है, इसकी वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ इसकी 75% वेटेज इसकी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो आपके पास प्रीवियस मीन वैल्यू है, इसकी वेटेज थोड़ी कम होनी चाहिए, 25% होनी चाहिए। तो ये बेसिकली मेरी जजमेंट है यहाँ पे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि y1 की जो वैल्यू होगी, वो क्या करेंगे 0.25 ऑफ y ऑफ 0 से मल्टीप्लाई करो प्लस 0.75 इंटू x ऑफ 1 से करो, तो आपको y1 मिलेगा।
तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ वेट्स असाइन कर रहा हूँ दोनों चीज़ों का यहाँ पर। तो इसका मतलब है इसके मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखूँ तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर y1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0.25 ऑफ y0 प्लस 0.75 ऑफ x1, जो कि करंट आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। तो इसी तरह मैं करते करते यही फॉर्मूला रिपीट करता रहूंगा और आखिर तक मैं रिपीट करता रहूंगा। t0 पे मेरे पास क्या, t2 पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूं बन जाएगा कि आपके पास अब आ जाएगा यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास x2 आ जाएगा। तो y1 क्या है कि मैंने प्रीवियसली यहाँ पे कंप्यूट किया हुआ है ऊपर, तो ये वाली चीज यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से ये सीरीज पूरी चलती रहेगी। अच्छा, आखिर में क्या हो रहा होगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा? तो अगर सपोज कर मैं कहता हूँ कि x के अंदर बहुत सारी ऑसिलेशंस हैं, तो जो y का वेक्टर बनेगा मेरे पास आखिर में वो थोड़ा स्मूथ सा कर्व बन जाएगा खुद बहुत से। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर जो आपके पास फास्ट चेंजिंग वैल्यूज है यहाँ पे, उसको आप कुछ वेटेज दे रहे हो 75%, लेकिन कुछ वेटेज आप पुरानी एवरेज को भी दे रहे हो यहाँ पे। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं एक तरह की आपके पास मूविंग एवरेज यहाँ पे चल रही है। जी, ये क्लियर हुआ थोड़ा सा सबको ये? यस सर। तो अगर मैं इस फॉर्मूला के जो ऊपर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको क्लेरिफाई करूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे अगर मैंने n लिखा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी टाइम n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम n-1 होना चाहिए एस के टर्म्स में, कि प्रीवियस एस्टिमेट क्या है मेरे पास और करंट मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या आई है। इन दोनों को कुछ वेट्स असाइन करूंगा। अगर इसको मैं 25 किया तो इसको 1 - 25 करूंगा यहाँ पे और मेरे पास नई एस्टिमेट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास काम करता है यहाँ पे ये सिस्टम ये वाला। तो इसका मतलब है कि अगर तो ये क्या करे, ग्राफ को स्मूथ कर देगा। तो अगर आप ये ग्राफ देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू वाली लाइंस है यहाँ पे बेसिकली आपकी आरटीटी की एक्चुअल वैल्यूज आपके पास जो आ रही हैं। तो हम कहते हैं लास्ट आपके पास 100 वैल्यूज आई हैं यहाँ पे, तो उसका हमने ग्राफ बनाया था, आपके पास ब्लू वाले ग्राफ आ गए। तो इसमें बहुत ज्यादा वेरियंस है, एकदम से पीक ऊपर आएगी, एकदम से पीक नीचे आएगी, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। लेकिन जो आपके पास यहाँ पे एस्टिमेटेड आरटीटी का जो ग्राफ बना है, जो कि बेसिकली स्मूथ कर्व बन गया है इसका, क्योंकि आपने यहाँ पे वेटेड एवरेज ली है इसकी, तो उसमें क्या, उसमें इतनी चेंजेस नहीं आ रही। वो बड़े स्लोली मूव करता है यहाँ पे, एब्रप्टली यहाँ पे मूव नहीं कर रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं एस्टिमेटेड आरटीटी को अपने एल्गोरिथम्स के अंदर। हम लास्ट सैंपल आरटीटी को डायरेक्टली यूज नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएंस है यहाँ पे। तो ये बेसिकली पहले हम ये फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना होगा, उसके बाद हम चाहते हैं कि अब हमारा फॉर्मूला जो बनेगा टाइम आउट का वो कुछ ऐसा होगा कि एक तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि आपके पास एस्टिमेटेड आरटीटी क्या आ रहा है, जो आप एस्टिमेट कर रहे हो एवरेज, यानी कि एवरेज आरटीटी क्या आ रहा है, प्लस हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ सेफ्टी मार्जिन ऐड करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको चेंज, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लो, क्योंकि एग्जैक्टली आप आरटीटी के इक्वल तो नहीं रख सकते, तो बहुत ज़्यादा गलत काम कर, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए इसको। तो मैं कह रहा हूँ कुछ 4 × कुछ समथिंग फैक्टर होना चाहिए। अच्छा, 4 × कौन सा फैक्टर होना चाहिए यहाँ पे? तो हमने कहा कि हम एक और काम कर सकते हैं। हम एक और काम क्या कर सकते हैं, हम कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, सपोज करो कि अभी तक हम जो यहाँ पे एक्चुअल हमारे पास एक सैंपल की वैल्यू आती है, एक हमारे पास मीन की वैल्यू आती है। दोनों आइडियल केस में तो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इक्वल ये होते नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये यहाँ पे इक्वल नहीं है जो आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन रहा था। तो एक बहुत एब्रप्टली मूव कर रहा था, एक आपके पास थोड़ा स्लोली मूव करता है, इक्वल नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में कोई डिफरेंस होगा यहाँ पे। यस सर। तो इनके दरमियान डिफरेंस का मतलब है कि इन दोनों ग्राफ के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपकी बेसिकली एरर है यहाँ पे, कि आपकी एवरेज जो वैल्यू इतनी अच्छी प्रेडिक्ट नहीं कर रही है एक्चुअल वैल्यूज को यहाँ पे, तो एक तरह की एरर यहाँ पे आ रही है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एरर के भी आप मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर लो। तो बेसिकली इस फॉर्मूला में हम क्या कर रहे हैं, हम एरर्स की मूविंग एवरेज फाइंड कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट डेविएशन कितनी है, तो हम वो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। और इसके लिए भी हम डिफरेंट वेट्स असाइन कर रहे हैं जो कि हमारे पास बीटा की फॉर्म में होगा यहाँ पे। तो एक्जैक्टली वही काम यहाँ पे हम एरर्स के साथ कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे, हम कहते हैं जितनी एरर निकली आपकी, जितना स्प्रेड निकला आपका,
वो स्प्रेड को भी हमने एवरेज किया है, यानी कि हम कह रहे हैं एवरेज डेविएशन या एवरेज स्प्रेड, उसको 4 टाइम्स बढ़ा दो, उसके बाद उसमें ऐड कर दो, तो वो टाइम आउट के एक अच्छा नंबर हमें मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं कि हम इसको कंप्यूट खुद से करके देखते हैं, सारे स्टेप्स को यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्सेल की एक स्प्रेडशीट बनाते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं कुछ डेटा लेता हूँ यहाँ पे। डेटा मैं कहाँ से ले सकता हूँ, सपोज कर मैंने इसी को पिंग करता हूँ यहाँ पे 15 टाइम्स। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सैंपल आरटीटीएस की सारी वैल्यूज मिलती जा रही हैं। तो मुझे सारे सैंपल आरटीटीएस की वैल्यूज मिल रही हैं। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मैं अपने पास की साइड पे रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक अल्फा को डिफाइन करना है ऊपर, और एक मैंने यहाँ पे बीटा को डिफाइन करना है। अल्फा और बीटा का मतलब क्या है कि एक अल्फा जो था बेसिकली वो किसी सैंपल सॉरी आपकी मीन आरटीटीएस की वैल्यू के लिए वेट्स था, और जो बीटा जो है आपकी स्प्रेड के जो वेट्स हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये दोनों चीजें क्या है, यहाँ पे बेसिकली वेट्स हैं, इतनी वेटेज चाहिए आपको, वेट्स हैं उसके। जो अल्फा था आपके पास, ये आपके पास एस्टिमेटेड आरटीटी, यानी कि एवरेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जो बीटा जो है बेसिकली यहाँ पे एवरेज डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो दोनों को जो डिफरेंट डिफरेंट वेट्स हमने असाइन करने हैं। सबसे पहले मैं टाइम जीरो की यहाँ पे बात करता हूँ। टाइम जीरो के ऊपर आपके पास यहाँ पे हमें कहता हूँ सैंपल, एक आपके पास आरटीटी की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें ये पिंग से मिल रही है, और फिर एक हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। सैंपल वैल्यू फर्स्ट मेरे पास क्या यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 2 मिली सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, और फर्स्ट केस के लिए मेरे पास एवरेज वैल्यू भी 2 ही होगी, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता, 2 ही होनी चाहिए मेरे पास। ठीक हो गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद सेकंड मेरे पास सैंपल वैल्यू क्या आ रही है, वो भी 2 मेरे पास आ रही है, तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, अब ये एस्टिमेटेड आरटीटी वाला। तो अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला है कि ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा की नॉर्मली वैल्यू हम 0.125 असाइन करते हैं। 0.125 का मतलब क्या है कि आपके पास कि 12.5% वेटेज जो आप दे रहे हो, वो किसको दे रहे हो, आप करंट सैंपल को दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ करंट जो सैंपल आया आपके पास, उसकी वेटेज खाली 12.5 है, और बाकी जो 88% है वो प्रीवियस एवरेज वाली वैल्यू की है। तो इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा वेटेज दो प्रीवियस वैल्यू पे एवरेज की। तो इसको मैं यहाँ पे 1 से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू इनकी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस दोबारा से इसको करके मैं जो करंट सैंपल आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। एक दफा मैंने प्रीवियस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक मैं करंट सैंपल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास ये वैल्यू भी 2 आएगी, क्योंकि डिफरेंस ही कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे टाइम आ गया, और यहाँ पे तो इसका मतलब हम टाइम को आस्ता इंक्रीज करते जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट सैंपल आरटीटीएस की वैल्यू लिखता हूँ, उसकी वैल्यू 20 है, यहाँ पे 20 लिख दी यहाँ पे मैंने। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो अब इसकी वैल्यू 4.25 हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 42 है मेरे पास, फिर 78 है, फिर दोबारा 78 है, फिर 2 है, फिर 15 है, फिर 3 3 2 3। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी करता हूँ नीचे, तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसके पॉइंट थोड़े से कम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एस्टिमेटेड यानी कि एवरेज आरटीटी की वैल्यूज आ गई हैं। ये क्या है यहाँ पे, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं सारी की सारी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, और ये मेरे पास एवरेज वैल्यूज हैं। तो ये दोनों का फर्क है यहाँ पे। जिस तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में फर्क होता है, एग्जैक्टली यही फर्क दोनों के अंदर है। सैंपल आरटीटी और एस्टिमेटेड आरटीटी में यही फर्क है, जो कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में होता है। अच्छा, अब अगले स्टेप पे आते हैं कि अगले स्टेप में हमने क्या करना है। हमने यहाँ पे इनकी डेविएशन निकालनी है, यानी कि दोनों में फर्क कितना आ रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं डेविएशन निकालता हूँ यहाँ पर, वो हमने कंप्यूट करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट ले लूँगा यहाँ पर दोनों के डिफरेंस का। फिर इसको मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ, फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, तो मेरे पास डेविएशन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी करना है, वो नीचे तक पेस्ट कर दिया मैंने।
तो ये मेरे पास सारे के सारे एरर का डेटा आ गया, कितनी डेविएशन आपके पास आ रही है। तो हर सैंपल के अगेंस्ट आपके पास कोई डेविएशन यानी कि एरर की वैल्यू आ रही है। तो कुछ पॉइंट्स पे आपके पास एरर बहुत कम है, जैसे कि इस वाले पॉइंट के ऊपर या स्टार्टिंग में आपके पास एरर बहुत कम है यहाँ पे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने एरर की भी एवरेज लेनी है कि एरर भी बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही है, कभी 0 होती है, कभी 15 होती है, कभी 33 हो जाती है, कभी 60 होती है। तो हम चाहते हैं कि एरर को भी हम थोड़ा स्मूथ आउट करें, तो इसकी भी हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या था, आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी यहाँ पे इसकी डेविएशन की। तो अब हमें एवरेज वैल्यू चाहिए यहाँ पे इसकी भी। एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली यही तरीका अप्लाई करेंगे जो पहले हमने यहाँ पे किया हुआ है उसके केस में, आरटीटी के केस में। तो हम वही इसी तरह का एक फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब ये वाला फॉर्मूला आपके पास आएगा कि आपके पास डेविएशन यहाँ पे आ गई है, उसको आप बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस प्रीवियस वैल्यू को आप 1 माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करोगे। और बीटा की वैल्यू हम 25% यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मैंने 0.25 यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट मैंने क्या करना है कि मैंने जो डिफरेंस है मेरे पास, जो एरर है मेरे पास, जो करंट एरर आ रही है उसको मैंने बीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कहता हूँ कि जो करंट एरर मेरे पास आ रही है यहाँ पे, ये वाली है, इसको मैं बीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। प्लस मैंने क्या करना है, मैंने 1 माइनस बीटा यानी कि जो बाकी जो वेटेज रह गई है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरे पास प्रीवियस वैल्यू हुआ करेगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा इसका। तो फर्स्ट केस में तो मैं जीरो ही लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट केस में तो हमारे पास एवरेज निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट केस में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये एरर आई है यहाँ पर, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बीटा के साथ, प्लस मैं करूंगा 1 माइनस बीटा के साथ प्रीवियस वैल्यू का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे दोनों जीरो वैल्यूज आ गई हैं। फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूँ, नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे ये एवरेज डेविएशन की वैल्यूज आ रही हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन उसके मुकाबले में कुछ कम फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि आपने थोड़ी सी यहाँ पे एवरेज ली हुई है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अब हमने यहाँ पे टाइम आउट डिफाइन करना है, यानी टीटीआर या टाइम आउट डिफाइन करना है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप क्या करो कि इसके लिए आप एस्टिमेटेड जो आपके पास यानी कि एवरेज आरटीटी की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, प्लस 4 टाइम्स आप एवरेज डेविएशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। तो हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं टाइम आउट के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आपके पास ये एवरेज आरटीटी की वैल्यू आ गई, प्लस 4 इंटू डेविएशन की एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो फर्स्ट केस में 0 ही आ गया आपके पास टाइम आउट यहाँ पर, और फिर नीचे जाते हैं हम कॉपी करते हैं इसको, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, अब पहली चीज यहाँ पे ये आपने एक नॉर्मली चेक करनी है कि कोई ऐसा केस है कि आपके टाइम आउट की वैल्यू आपके किसी सैंपल आरटीटी से कम हो। कोई ऐसा केस यहाँ पे नजर आ रहा है आपको जहाँ पे ये वैल्यू कम हो सैंपल आरटीटी से, यहाँ पे कि किसी खास सैंपल के लिए ये वैल्यू इससे कम हो। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं ये कर लेता हूँ 2 माइनस ये कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अगर नेगेटिव वैल्यू को आई मेरे पास तो उसका मतलब है कि यहाँ सॉरी, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आई यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे वो मसला आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है कब कब आपके पास टाइम आउट हुआ करेगा यहाँ पे। इस केस में कोई टाइम आउट नहीं होगा, इसमें भी टाइम आउट नहीं होगा, इसमें भी टाइम आउट नहीं होगा आपका, क्योंकि आपके पास 20 यहाँ पे 52 है। इस केस में भी टाइम आउट नहीं होगा, इस केस में भी टाइम आउट नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। ऑलमोस्ट किसी वैल्यू पे आपके पास टाइम आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये गारंटी दे रहा है कि आपका यहाँ पे अननेसेसरी टाइम आउट यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे। तो ये इस एल्गोरिथम ने इंश्योर किया यहाँ पे कि आपका यहाँ पर इत्तेफाक से आपकी वैल्यू यहाँ पे कम नहीं होनी चाहिए सैंपल आरटीटी से, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए सैंपल आरटीटी से, ये इक्वल हो जाए यहाँ पे। तो ये आपका सही परफॉर्म करता रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये टीसीपी के अंदर कंप्यूट हो रहा होता है आपके पास टाइम आउट यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला सारे के सारे चल रहे होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर एक सैंपल वैल्यूज होती हैं, हमारे पास एवरेज वैल्यूज होती हैं। जो एवरेज होती है हम वो सैंपल और प्रीवियस एवरेज की वैल्यू से मिला के बनाते हैं यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज आपके पास विंडो आ रही है। जी, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? जी सर, हो गया। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस यहाँ पे हम टीसीपी को मजीद यहाँ पे नहीं देखते। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ पे एक डेमो देख लेते हैं, उसके बाद हम आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट यहाँ पे फर्स्ट असाइनमेंट आपकी यहाँ पे असाइन करने लगे हैं।
तो यहाँ पे मेरे पास देखो मेरे पे एक सर्वे ऐप का कोड है। जो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सर्वे करने के लिए एक यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन बनाई है रिजर्व वेब की। तो मैंने वेब सर्वर रन किया है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे 127.0.0.1, तो देखो मेरे पास एक हैप्पीनेस सर्वे यहाँ पे ओपन हो गया। अच्छा, अब इसको भी हम देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया यासिर, एज मैंने लिख दी 22, यहाँ पे सेमेस्टर लिख दिया 6। फिर नीचे मेरे पास स्क्रॉल बार है कि क्या हैप्पीनेस लेवल आपका इस वक्त 1 से लेके 5 तक कोई लेवल हो सकता है। तो मैं चूज कर देता हूँ 3 लेवल है यहाँ पर। और यहाँ मैंने को मोबाइल नंबर लिख दिया कोई इसका। और मैं जब सबमिट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आगे थैंक यू यासिर। अच्छा, अब हुआ क्या, मेरे पास यहाँ पे एक फाइल बनती जा रही है, उसके अंदर सारे डेटा एंटर होता जा रहा है। तो ये एक डी ड्राइव में फाइल पड़ी हुई एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट के नाम से। इसके अंदर सबका डेटा मेरे पास आता जाएगा। तो आप देखो लास्ट एंट्री मेरे पास हुई भी यहाँ पर 247 के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है यासिर, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी एज कितनी है, सेमेस्टर कौन से, हैप्पीनेस लेवल क्या करंट, और आगे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक ऑटोमेटिकली मेरे पास डेटा बेस से बनता जा रहा है यहाँ पे। तो अब अगर मैं कोई एक और एंट्री करना चाहूँ, यहाँ पे मैं एक और नाम लिखता हूँ, यहाँ पे सपोज करो अब्दुल्ला लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिखता हूँ एज 24, हैप्पीनेस लेवल 1 कर देते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास इस फाइल में क्या होगा, नई एंट्री आ गई होगी यहाँ पे। ये देखो अब्दुल्ला की एंट्री भी यहाँ पे आ गई हुई है। तो इस तरह से हम लोग सर्वे ऐप्स बनाते हैं। तो ये बेसिकली आपने क्या किया, जिस तरह गूगल फॉर्म्स होते हैं आपके पास, उस तरह की हमने यहाँ पे एक ऐप बनाई हुई है। तो ये बेसिकली सर्वे की ऐप है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हमने क्या किया है, सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे कोड है। तो अगर मैं यहाँ पे वेब वाला कोड यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पर, तो सिंपल से मेरे पास कोड है। मैं यहाँ सारे टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड कर दिए यहाँ पे। फिर मैंने स्क्रॉल बार के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने ग्रेंज वाला यहाँ पे स्लाइडर बनाया है यहाँ पे। तो स्लाइडर को मैंने डिफाइन करना होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 हो सकती है, मैक्सिमम 5 हो सकती है, डिफॉल्ट वैल्यू 2 होगी यहाँ पे। और जब क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए एसएन का। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कहाँ पे होगा, जावा स्क्रिप्ट की फाइल में होगा यहाँ पे। बाकी नीचे कोई खास चीज़ नहीं है, वैसे का वैसे ही है यहाँ पे, बस सबमिट का बटन लगा दिया हमने, उसे फॉर्म आपका सबमिट हो जाया करेगा। अब मैं ये सर्वे डॉट जेएस की फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल खुल गई। इसमें खाली एक ही फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या कह रही है कि आपके पास यहाँ पे var का मतलब होता है वेरिएंट। अच्छा, वेरिएंट एक डेटा टाइप है, इसमें आप हर चीज इंक्लूड कर सकते हो, चाहे नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो। तो इसमें आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ये फायदा है इसका। तो अगर मैं इंटीजर भी लिख सकता हूँ यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो चाहे इंटीजर लिख लो चाहे यहाँ पे वेरिएंट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वेरिएंट स्लाइडर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है कि आपको मैं आईडी बता रहा हूँ, तो इस आईडी के नाम से सर्च करो ऑब्जेक्ट को, ये आप एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैंने आईडी बताई माई रेंज। अब जरा यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आईडी यहाँ पे माई रेंज यूज की हुई है स्लाइडर के लिए। तो उसका मतलब क्या कि वो सर्च कर लेगा कि अच्छा डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नंबर या पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। तो उसका पॉइंटर यहाँ पे उसको मिल गया वेरिएंट ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर मैंने आगे सर्च किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एज। अब एज क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आईडी एज रखा हुआ है उस टेक्स्ट बॉक्स का जो यहाँ पे सर्वे के आगे जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। तो उसके लिए मैंने एज रखा हुआ है यहाँ पे। तो होता है कि जो जिस टाइम मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ वैसे वैसे की वैल्यू अपडेट हो रही होती है, 4 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, 3, 2, ये खुद बहुत ही फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। तो मैं कहते हैं मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स का भी यहाँ पे हैंडल मिल गया, तो इसका हैंडल मेरे पास आ गया, स्लाइडर का भी हैंडल आ गया। मैंने फिर नीचे एक लाइन लिखी हाली कि आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है डॉट वैल्यू, उसको स्लाइडर की वैल्यू के इक्वल कर दो। यानी कि स्लाइडर के ऊपर अगर 3 मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे रख के, तो वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दो। तो बेसिकली एक्चुअल कोड ये है। बाकी खाली हमने हैंडल्स उसके रिट्रीव किए हैं, उसके पॉइंटर किया है यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे रीड किए हैं। तो इतना से यहाँ पे कोड है। और जब मैं इस पे जी जी सर इसका मतलब है ये लूप में चलता रहता है, ये जो जावास्क्रिप्ट होती है हमारी? नहीं नहीं नहीं, लूप में बिल्कुल नहीं चल रहा, अभी जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं कर रहा। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तब नहीं, जावास्क्रिप्ट जैसे चलेगा। अभी मैं स्लाइड करते हैं हम, जब इसको स्लाइड करते हैं तो वो अगर अपडेट हो रहा है, इसका मतलब तो यही है वो पहले ऊपर वाली अपडेट करता है वैल्यू और फिर उसको नीचे शो कर देता है।
जब इसे हम स्लाइड करते हैं रियल टाइम में हमें नजर आता है ना अपडेट होता जी जी। हुआ। इसमें इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब स्लाइडर मैंने ऐड किया ना यहाँ पे, तो उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है कि ऑन इनपुट, कि जब जब भी स्लाइडर के अंदर कोई इनपुट वैल्यू चेंज होगी इसकी, ऑन इनपुट पे ये फंक्शन कॉल होगा एसएम का। तो अगर अभी मैं कुछ भी नहीं ओके कर रहा, तो ठीक है। अभी स्क्रिप्ट कुछ नहीं कर रहा, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सही तो है जावा स्क्रिप्ट मतलब। भी सोया हुआ है। ठीक है तो अब मतलब जैसे जब मैंने हम इसको उसको स्लाइड करते हैं तब वो होगा। एग्जैक्टली जैसे मैंने स्लाइड किया, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा एसएम वाला। एसएम वाले फंक्शन में क्या है, ये 3 लाइंस लिखी हुई हैं। फर्स्ट में क्या करेगा, उसका हैंडल रिट्रीव करेगा स्लाइडर का, अगले में टेक्स्ट बॉक्स का करेगा, और फिर दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, उसकी वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स में डाल देगा, खाली कॉपी कर देगा वहाँ पे। तो ये तो ओके खाली उस वक्त क्लिक ये करने के बाद समझ आ तीन गया। लाइंस रन होंगी, वैसे कुछ भी नहीं होगा। और इसमें देखो मेन फंक्शन कोई भी नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके अंदर खाली यही फंक्शन है जो कॉल होता है जब आप क्लिक करते हो उसको। तो ये आप हर ऑब्जेक्ट के लिए बना सकते हो। ठीक है। तो आप चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी कर सकते हो, एक इनपुट चेंज होते कॉल हुआ करे, या बटन्स के लिए भी कर सकते हो, जो कि हम पहले करके देख चुके हैं। फिर जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास सर्वर के ऊपर इस तरह का एक स्ट्रिंग जाता है यहाँ पे, इस फॉर्मेट में यहाँ पे। और ये स्ट्रिंग जब आपको सर्वर में मिलेगा, सर्वर ने क्या करना है, सारे वैल्यूज को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पे नीचे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है हमने यहाँ पर। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये एक फाइल के अंदर अपेंड कर देगा। तो फाइल के अंदर अपेंड करना है, इस बार हमने इसको ओवरराइट नहीं करना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे एक अपेंड करने के लिए हमने छोटा सा यहाँ पे कोड यूज किया हुआ है, टेक्स्ट राइटर बनाकर। तो हम खाली इसके अंदर नई लाइन एक ऐड कर रहे हैं, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे। तो बाकी हमारे पास सिंपल सा वही वाला कोड है जो हम पहले यूज करते रहे हैं। तो ये कोड मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पर ड्राइव के ऊपर डाल दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब जो यस आप सर। लोगों ने असाइनमेंट बनानी है, अब उसकी हम ब्रीफिंग देख लेते हैं। यहाँ जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है। अच्छा, आप लोगों ने इस ऐप का नाम सुना हुआ है, सारा? हाँ, किसी जमाने में आई थी एक ऐप। जी सर सुना। जी, इसमें था कि एनोनिमस मैसेजेस आप किसी को सेंड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एग्जैक्टली इसकी क्लोन बनानी है अपनी एक, कि अगर आपने एक सर्वर क्रिएट करना है जो कि बेसिकली इसकी क्लोन बना रहा होगा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे 3 वेब पेजेस बनाने हैं, कि आपने नए अकाउंट बनाने हो, अगर आप चाहते हो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इसके लिए एक पेज बनाओगे यहाँ पे। थर्ड, आप एक लॉगिन के लिए पेज बनाओगे, अगर आपने मैसेजेस चेक करने हैं उसका पेज होना चाहिए आपके पास। फिर आपके पास मैसेज सेंड करने का एक पेज होना चाहिए यहाँ पे। तो मैसेज अब सेंड करना होता है तो हमारे पास एक फिक्स्ड यूआरएल होती है। सपोज करो कि अगर मैंने आपका अकाउंट बना दिया हुआ यहाँ पे, तो आपको एक यूआरएल मिल जाएगी कि आईपी एड्रेस जो भी बनता है आपका 192.168.1.11, उसके बस स्लैश करके आपका नाम होगा। मैं कहता हूँ कि अली डैश खान। तो आप ये यूआरएल दोगे लोगों को, तो इस पे जाएंगे वो लोग, तो फिर वो मैसेज लीव कर सकते हैं आपको। तो इस तरह से हर यूजर की एक यूआरएल बन जाया करेगी, जो दूसरों को दे सकता है कि इस पे आप जाके मैसेज छोड़ दो मेरे लिए। तो ये यूआरएल क्रिएट करोगे आप जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे यहाँ पे, और फिर जब एनोनिमस मैसेज सेंड करोगे यहाँ पे, तो क्या हुआ करेगा, उस यूजर के नाम से एक फाइल पड़ी होगी किसी भी ड्राइव के अंदर, तो उस फाइल के अंदर एक नया मैसेज ऐड कर दो यहाँ पे, कि इतने टाइम के ऊपर एक नया मैसेज आया आपके लिए, उसमें ये लिखा हुआ है। और फिर आपने देखना है कि आपका ये वेब पेज लैपटॉप से भी काम करता हो, मोबाइल फोन से भी काम करता हो। और जितनी हद तक आप उसको कॉपी कर सकते हो उतना कॉपी कर लो, और जितना नहीं कर सकते कॉपी पे उसको छोड़ दो। मेन है कि फंक्शनैलिटी वो वाली हमारे पास यहाँ पे आ जाए। जी, कर लोगे आप? तो कंफ्यूजन है कोई इसको, इसमें आपको कोई ये क्लियर है यहाँ पे? सर लेकिन इसमें हमें ये दो तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, लॉगिन भी बनाना पड़ेगा और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी करनी पड़ेगी। जी जी, जब लॉगिन बनाओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उनके लिए यूआरएल, उनकी रजिस्ट्रेशन एक फाइल में बनाते जाओगे यहाँ पे। तो एक फाइल आपके पास नोटपैड की होगी जिसके अंदर आप लॉगिन्स की लिस्ट रख रहे हो यहाँ पे, और फिर हर लॉगिन के अगेंस्ट एक टेक्स्ट फाइल बनी होगी हमारे पास। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि एक ये फाइल है आपके पास, या आपके पास मास्टर डेटाबेस होगा, तो इसके अंदर यूजर 1 लिखा होगा, यूजर 2, पूरी लिस्ट बनी होगी यहाँ पे, कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और फिर हर यूजर की एक अलग फाइल बनती जाएगी यहाँ पे, यूजर 1 डॉट टेक्स्ट के नाम से एक होगी, यूजर 2 डॉट टेक्स्ट के नाम से हुआ करेगी। अच्छा, अब हुआ क्या करेगा, जब भी आप सर्वर को ओके। कॉल करोगे, सपोज करो मैं 192.168.1.5 पे जाके यूजर 1 लिखता हूँ, जो भी इसका एक्चुअली नाम है यहाँ पे, तो क्या होगा, तो इस नाम से कोई एक्चुअल वेब पेज नहीं एग्जिस्ट करता होगा।
तो ये क्या, तो खाली पास कर रहे हो सर्वर को, एक तरह से डेटा पास कर रहे हो। तो जिस तरह आपके पास यहाँ पे गेट की कमांड आती है यहाँ पे, कि आपके पास गेट पे लिखा हुआ आ रहा है B1, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, get/U1 लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता है ये एक्चुअल वेब पेज कोई भी नहीं है, इस नाम से आप हर का वेब पेज तो नहीं बनाओगे यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, आप खाली यूजर नेम का नाम पिक करोगे यहाँ पे, उस नाम को आप चेक करोगे फाइल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है एग्जिस्ट, यानी कि अगर उसकी फाइल एग्जिस्ट करती है, आप सिंपल चेक कर लो यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि आप उसको यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे, इसको एक वेब पेज वापस सेंड कर दो, जो कि एक टिपिकल किस्म का पेज होगा, जो कि आपने सपोज करो template.html में बनाया होगा। तो template.html वाली कोई फाइल उठाकर आप उसको सेंड कर दोगे उसका कोड, तो उसके अंदर सबके लिए एक जैसा आ रहा होगा यहाँ पे, कि अपना मैसेज यहाँ पर ड्रॉप कर दें, और जब वो क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो वो मैसेज इनका जाके रिस्पेक्टिव फाइल में आ जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग ट्राई करो सबके सब, जितना होता है उतना सबमिट करवा दो, उसके बाद में हम देखते हैं कि कंप्लीट वर्जन भी हम देख लेंगे क्लास में कि कैसे हमने बनानी हो, कितना अच्छा परफॉर्म करती है, और फिर इसके लूप होल्स क्या है हमारे पास, यानी जो हमारी जो ऐप होगी, क्या हम उसको हैक वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर ऐप है यहाँ पे, क्या हम दूसरों के मैसेजेस को चोरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमने ये चीज़ें फिर देखनी होंगी बाद में। तो पहले आप ये खाली ये एप्लीकेशन बना लो, उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे क्या पॉसिबल है कि हम कहीं बैठ के बाकी उनके मैसेजेस पे पढ़ लें कि सब लोगों ने इसको क्या क्या चीज़ें भेजी हुई हैं, क्या वो हम पढ़ सकते हैं। तो उसको फिर हम बैठ के ट्राई करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे बाद में। सर ग्रुप में कर लेंगे असाइनमेंट? चलें ग्रुप में कर लें आप, ठीक है। कितने लोग ग्रुप सर हो ऑफ सकते हैं? हाउ मैनी पीपल? आप दो लोगों का ग्रुप बना लो, इससे बड़े में फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। दो की टीम्स ग्रुप्स चलो बना ठीक लें है आप। सर, ओके सर। सर एक एक बात कंफर्म करनी है, ये जो आपने हमें पेज दिखाया वो तो है ना मैसेज छोड़ने के लिए, किसी के लिए, किसी यूजर के लिए, तो जो जी जी यूजर को शो करने के लिए होगा। अब उस लिंक पे जाके मैंने उसे मैसेज दे दिया, उसका अलग अलग लिंक बनेगा ना हर यूजर का, उसको मैंने मैसेज एक दे दिया एनोनिमस मैसेज। जब उसे मैंने शो कराने हैं जो भी यूजर होगा, तो वो मैं सिंपल एक उसको ये कौन सा फॉर्मेट होता है, मतलब एक्सेल जैसे फॉर्मेट में टाइम एंड डेट और उसके साथ दिखा सकता हूँ ना? तो ऐसे ही करना है, बस एक ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने क्या करना है, टेम्पलेट वाली जो फाइल होगी ना, उस पर नाम नहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा, ब्लैंक होगा। तो आपने क्या करना है, जब आपने इस वेब पेज का कोड सेंड किया करोगे ना, तो इस पेज का कोड सेंड करोगे, तो उसमें ये नाम को मॉडिफाई कर लोगे उसके हिसाब से कि यूआरएल की गेट की कमांड क्या मिली आपको। अगर आपको गेट की कमांड मिली है यहाँ पे स्लैश करके अली मिली हुई है यहाँ पे, तो ये अली आपने यहाँ पे लिख देना है। तो जी ये सर चीज मैं आपने समझ बस गया। करनी। ये उस यूजर को मैं भेज रहा हूँ, जिस यूजर का नाम होगा ना उसके लिए मैसेज है ना? जी जी, उसको जाएगा ये मैसेज, जो अली डॉट टेक्स्ट में जाके नीचे एक लाइन में ऐड हो जाएगा टाइम डेट के ठीक है साथ। समझ गया, सही है। और इसका मतलब जो लुक होगा वो ऐसा हमने बनाना है। अब जरूरी तो नहीं है, अब अगर मुझे सराहा का ये नहीं मिल रहा, ये जो ऊपर बार है और उसमें ये इसका एक लोगो सा बना हुआ है, तो मैं उसके बगैर भी तो इसको इस कलर का बना सकता हूँ ना, हाँ हाँ हाँ, बस इसी ऊपर फंक्शनैलिटी की। आपको चाहिए बेसिकली ना, एग्जैक्टली कॉपी तो बेसिक ना हो सके तो ना करो, जितनी कर सकते हो कर लो, ना नहीं होती ना करो उसकी, सिर्फ आपको मेन फंक्शनैलिटी यहाँ ठीक पे है सर, चाहिए। ओके सर। और इसका चलिए बाकी टाइम कितना सबको। है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देना सर जी इसका। जी, ये आपका मिड ना इस मंथ के एंड तक आपके पास टाइम है, उसके बाद फिर हम उसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसके परफॉर्म की, इसकी सिक्योरिटीज को हम चेक करेंगे यहाँ पे कि इसमें कितनी एरर्स आती हैं हमारे पास, कितने बग्स हैं। तो फिर हमने वो वाला स्टेप इस पे परफॉर्म करना है कि क्या इसको हम हैक कर सकते हैं, क्या एक्सेस कर सकते हैं बाकियों का डेटा भी यहाँ पे या नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद हम पे क्लास में ये काम चेक करेंगे। सर ये असाइनमेंट की डेडलाइन सर कब है? ये इस 13 मार्च तक है। सर इस आप टाइम ऐसा के करें ना, लिए आप मिड्स मिड्स भी पे है। रख लें, मिड्स पे रख लें कि मिड्स के एंड तक हम कर लें। अच्छा, मेड्स क्योंकि आपके मिड्स का कंफर्म भी होते पता हैं, है इस मंथ में कंफर्म होने हैं आपके मेड्स, अभी तक है कोई? सर, हमें भी नहीं पता ना, यार, इसीलिए ये कह रहे अभी हैं। तक कोई सर नोटिस नहीं उसी वैसे आया। हिसाब से 29th की डेट दी हुई है। सर उसी हिसाब से कर लेना, अगर इस मंथ में मिड्स होते हैं तो फिर मिड्स के बाद कोई डेडलाइन रख लें। देखो, अगर इस मंथ में मिड होते हैं ना, तो मिड के जितने दिन इस मंथ में आएंगे ना, उतने दिन ऐड कर लेना डेडलाइन के अंदर। अगर सपोज करो अगर आपके मिड्स अगर 25 को स्टार्ट होते हैं, तो फिर आप ये जो 5-6 दिन ऐड कर लो, फिर अब मिड के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा ले लेना।
लेकिन अगर इस मंथ में मेट नहीं ठीक है होते फिर 31st तक कर लेना। ओके सही है सर। सर ओके चलें सर सही है। चलें जी ठीक है, थैंक यू सो मच। सर्वे मेरी मैं ऐप में डालूंगा गूगल ड्राइव पे, उसको देख कर आपको आइडिया हो जाएगा कैसे बनानी है ये चीज़ें सारी की सारी, तो उसको सर। देख के ये रन कर लेना। सर वो पहले वाले कोड्स भी सारे ड्राइव में पड़े हुए हैं, क्योंकि सर मैंने देखा था मुझे नहीं मिल रहे थे। अच्छा लैब के फोल्डर में देख लें, नहीं है तो मैं अपलोड कर देता हूँ, तो सर आज का वो तो मैं शेयर नहीं, वो शायद हमारे साथ नहीं शेयर हुआ हुआ टैब वाला फोल्डर, पता नहीं, या फिर मुझे नहीं मिल रहा होगा, अगर दोबारा चलो कर मैं दें आप। आज की मैं सर्वे वाली ऐप तो उसमें डालता हूँ, तो उसको देख लेना, सबसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। तो बाकी ओके जो चीज़ मिसिंग हो मुझे याद करवाना, वो वाली चीज़ मैं डालता जाऊँगा साथ। ओके सर, थैंक यू सर। चलें जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।